बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जो पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास बुलाया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो गईं और बड़ी ज़्यादा टेंशन नज़र आई। हत्ता कि जिन लोगों को बुलाया गया था उनके मोबाइल फ़ोन भी बाहर रखवाए गए, यानी जितने भी MNAs थे, सेनेटर्स थे, काबीना अरकान थे, वज़रा थे, इन सब के फ़ोन्स कहा गया कि आप बाहर ही रख दें। फिर चूँकि हंगामी तौर पर था कि फ़ौरी तौर पर आएँ, सब भागे भागे आए कि हो क्या रहा है। अचानक इस तरह से मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा जो टेंशन बनी है उसमें इस तरह से क्यों बुला लिया गया है। और फिर वहाँ पर सहाफ़ी बाहर सवाल करते रहे, हर एक से एक। उनमें शेख रशीद भी आखिरकार इस मामले पर सामने आ ही गए। इससे पहले शेख रशीद ने इस सारे मामले पर DG ISI की तैनाती के हवाले से बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि फवाद चौधरी ही वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात इस पर बात करेंगे, वरना शेख रशीद साहब ऐसे मामलात पर कभी ये नहीं होता कि जवाब ना दें। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो इस पर बात नहीं करेंगे। तो शेख रशीद साहब ने इस पर बात की है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी खबरें आई हैं, उन्होंने भी इस पर कुछ ना कुछ बात कर ही दी, पहले वो खामोश रहे, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि मामला कितना सेंसिटिव हो चुका है कि आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बताया था कि जो पिछली दफ़ा जो काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं जिस तरह उन्होंने कह दिया कि आई एम नॉट ए रबर स्टैम्प, तो ये नदीम मलिक साहब ने पूछा कि ये कहा इमरान खान साहब ने कि मैं रबर स्टैम्प नहीं हूँ। तो फिर इस पर आमिर डोगर साहब ने बात कही थी कि जी आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हैं, क्यों कहलवाना चाहते हैं, आपको पता तो चली जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जी वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कंटिन्यू रखना चाहते थे कुछ और अरसे के लिए, लेकिन बहरहाल अब ये है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी, 3 से 5 नाम आएंगे और उनमें फिर प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे देंगे। उन्होंने इशारा दिया कि नदीम अंजुम साहब की तरफ। अब इसके बाद हुआ ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इनसे वजाहत मांग ली गई, यानी इनकी सरजरिश भी हुई पार्टी की तरफ से कि आपने ये टेलीविज़न पर आकर बयान क्यों दिया। हत्ता के कुछ प्रोग्राम्स में से ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको भी थोड़ा डाउन प्ले करना पड़ा। तो ये हालात बन गए, टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग पूछ रहे थे इमरान खान सबसे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसलिए उनको सारों को बुलाना पड़ा और उनको बताना पड़ा। अब फ़ोन इसलिए बाहर रखे कि किसी कोई बात ऐसे बाहर ना निकल जाए। तो इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त क्या माहौल बनाकर बैठे हुए हैं और उसके बाद जो बातें हुई हैं इस इजलास में और आने से पहले लोगों के हालात क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, चेहरे क्या बता रहे थे। और उसके बाद जब ये इजलास हो गया, इमरान खान साहब ने उनसे बात कर ली, जितने भी लोग हैं यानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसके बाद आकर उन्होंने क्या कहा, जिनमें शाह महमूद कुरैशी का और इवन फवाद चौधरी और इसके साथ शेख रशीद, ये तीनों का मैं बताऊँगा। और सबसे अहम बात ये, शेख रशीद आखिरकार इस पर बोले हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है कि फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि अब इस पर बोल ही देना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि कोई भी बता नहीं रहा कि आएगा कब, बल्कि हत्ता के वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर आए इस इजलास में शिरकत के लिए, तो दूर सारे जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर्स खड़े थे, साफ़ी खड़े थे, तो उन्होंने सवाल किया वहीं से कि कब आएगा नोटिफिकेशन, DG ISI का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उस पर सिर्फ ये है कि बड़ी तेज़ी से इमरान खान साहब अंदर चले गए, तो उन्होंने बस सिर्फ मुस्कुराए ही, या बस ऐसे दूर से हाथ से इशारा या कर दिया और मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर जाहिर है कि बाहर आने के बाद इन 3 लोगों ने अहम बातें की हैं। देखिए अब हुआ ये कि एक तो मरियम साहिबा आप देख लें अपने ट्विटर पर जब से ये DG ISI का मामला है बिल्कुल खामोश हो गई। यानी उससे पहले आप देखिए जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की, हत्ता के ट्वीट किया कि जी मतीउल्लाह जान ने सवाल किया है फैज़ हमीद के हवाले से, तो जी जवाब दिया कि जी उनका आर्मी चीफ बनना तो दूर की बात है, उनका तो ट्रायल होना चाहिए, जो जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह उन्होंने काम किया, उनका तो ट्रायल होना चाहिए। अब एक सर्विंग जनरल के हवाले से उन्होंने इस तरह की बात की, जबकि सब जानते हैं कि जी आर्मी का डिसिप्लिन है। अब ये आर्मी के डिसिप्लिन की वजह से ये सारा मामला बना हुआ है इस वक्त। तो वो कोई भी काम ऐसे कैसे कर सकता है जिस पर इल्ज़ाम दे रही है, नहीं, वो डायरेक्टली, इसका मतलब है फ़ौज। जब आप किसी को ये कहते हैं तो आप फ़ौज को ही कह रहे होते हैं, इसमें यह नहीं होता कि, वरना अगर कोई बंदा इंडिविजुअल कोई काम करे, यानी जो 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 उसने वर्दी पहनी हुई है और उसके अलावा वो कोई यानी खुद से कोई काम करता है, चेन ऑफ कमांड को तोड़ता है, तो उसको तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा अफसर हो, तो उसको तो सजा की तरफ चले जाएंगे। तो वो टारगेट कर रही थी, उनके वालिद साहब टारगेट कर रहे थे आर्मी चीफ को मुसलसल नाम ले लेकर।
लेकिन जब से ये वाक़या हुआ, आप 6 अक्टूबर के बाद से देख लें, उनका ट्विटर इस हवाले से बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, आर्मी के खिलाफ नहीं, आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं। तो साथ ही उन्होंने क्या किया है कि फ़ौरन दूसरी साइड ले लिया। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं असल में कि कोई तख्ता उलटने वाला सीन हो तो हम अभी से उसकी तैयारी कर लें, यानी कोई मार्शल लॉ की कैफियत, और उसकी तैयारी अब वो कर रहे हैं मार्शल लॉ जैसी कैफियत की, मार्शल लॉ लगने की, कि जनाब हमारे रिलेशंस बड़े अच्छे हों, उसके बाद हमारे लिए कोई रूम बन जाए, इमरान खान जैसे ही रास्ते से हटे, ये ना हो कि हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब होंगे हमारे लिए कोई रास्ता ना बने, तो फ़ौरन हमारे लिए कोई रास्ता बना हो। जरदारी साहब को मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका भी ट्विटर खामोश है, उनका भी कोई बयान नहीं आया, वरना उनके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौका था। जो वो कहते हैं नज़रियाती हो गए, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं या जो भी ऐसा, तो वो अब वो पहले कहते थे ये कठपुतली है, ये तो है ही नहीं, हम तो सेलेक्टर्स के खिलाफ हैं, इसका तो हमारे लेने देने कुछ नहीं है। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स हैं, इसकी क्या हैसियत है, इसकी औकात है इमरान खान की, हम तो इसके लाने वालों के खिलाफ हैं। और कहते रहे कि बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, ये नाम हमेशा जितने भी जलसों में होते थे इनके नाम लेकर करते, जी महंगाई है, जो भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, दहशतगर्दी, सब हर चीज़ की जिम्मेदारी इन दो लोगों पर डाली थी। मगर आज बिल्कुल खामोश, आज कह रहे नहीं इमरान खान इसको हटाओ, ये तो है ही नहीं वज़ीर आज़म, ये बस हट जाए। इससे पहले भी मरीम साहब कह चुकी हैं कि पहले इसको हटाओ, बीबीसी को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा था कि पहले ये हटें फिर हम बात करेंगे आर्मी से। तो अब वो तो कह रही हैं कि बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी तरह से और ज़्यादा, थोड़ी सी और ज़्यादा बॉयल हो जाए तो बस फिर जनाब कुछ फटे और हमारा रास्ता निकला है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए जरदारी साहब, उनकी पेशी थी, उन्होंने तो दरख्वास्त दे दी है कि नया ऑर्डिनेंस नया आ गया तो इसमें हमें बरी कर दिया जाए। वहाँ पर जब उनसे सवाल हुआ मौजूदा सूरत हाल के हवाले में, यही DJSI की तैनाती के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये अब सियासतदानों से नहीं संभलने, ये सियासतदानों से नहीं संभलेंगे, इमरान खान से नहीं और सियासतदानों से नहीं संभलेंगे। मतलब ये है कि अब सियासतदान हो गए हैं माइनस, अब तो कुछ और ही होना है। वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। पहले ही आपने देखा कि बिलावल और आर्मी चीफ के दरमियान तो फ़ोन पर भी बात, यानी वो जब हुआ था सारा मामला मज़ार कायद की बेहुरमती का, और उसके बाद जिस तरह सिचुएशन बनी थी तो फिर ये चीज़ चली थी। तो वो भी, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सिंध से बाहर तो उनकी हुकूमत का कोई चांस है नहीं 2023 में भी, तो वो भी ये है कि फिर लीवरेज हो जाती है। अगर कोई मार्शल लॉ की कैफियत बनती है तो फिर आप लीवरेज ले लेते हैं, आप फिर नेगोशिएट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फिर आर्मी भी ऐसी फुटिंग पर होती है कि उसके लिए भी फिर मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। तो उसके लिए जितने लोग हो सकें पॉलिटिकली आप लोगों को मैनेज करें, और कुछ दो की बुनियाद पर सबको सेटल किया जाए, तो फिर हालात बदल जाते हैं। तो अब वेट एंड सी की पॉलिसी है, और इसीलिए आप देखिए मरीम साहब ने जो मुलाकात की है और बहुत ज़्यादा उसको फैलाया जा रहा है अमेरिका की नायब नाज़िर नूर से, उसमें भी सियासी अमूर पर बात हुई है, खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई है। तो वो अब यही चाह रहे हैं कि जी कोई ऐसा कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि धरने दे दिए, सारा कुछ दे दिया, अभी फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी कारमान निकाल लो, वो भी वो नहीं निकाल रहे, तो इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो वो अब इसी पर सारा तकिया करे बैठे हैं। इसीलिए शामिद कुरैशी साहब ने, मैं आ जाता हूँ कि पहले उनसे सवाल हुआ कि जी आप किसके साथ हैं, शामिद कुरैशी सवाल हो, शामिद कुरैशी साहब खामोश रहे। तो फिर सवाल हुआ जी खामोशी की भी जुबान होती है, इसको क्या समझा जाए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया जी आपका काम, वो जिस साफ़ी ने पूछा उन्होंने कहा जी तुम्हारा काम तो शरारत है, तुम शरारतें ही करते रहोगे। लेकिन इसके बाद जब शामिद कुरैशी साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि जी बहुत से लोगों की ख्वाहिशें थीं, उनकी कुछ तमन्नाएँ थीं, वो नहीं पूरी हो सकती। अब ये इजलास के बाद, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बात है। फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ बताना होता है, चीज़ें सेटल हो गई हैं, कुछ ना कुछ बताना होता है, इसलिए लोग इस तरह की बात करते हैं और सनसनी फैलाने के लिए वो ये कह देते हैं। इसके अलावा जनाब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अहम शेख रशीद साहब जो पहले नहीं बोल रहे थे, अब वो आकर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, पुरसुकून नज़र आ रहे थे, और उन्होंने कहा है कि देखें प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली सोच रहे थे इस मामले पर, और जो आर्मी है उनका एक अपना चेन ऑफ कमांड है, उनका एक अपना अंदाज़, डिसिप्लिन अंदाज़ा है, उन्होंने अपने अंदाज से चलना है। तो वो अब चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। लेकिन इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया कि नोटिफिकेशन कब आएगा। वो कहते हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर से आप पूछ लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जाते हुए लैंग्वेज ज़रा, बॉडी लैंग्वेज ज़रा डाउन थी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आते हुए बड़े खुश थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद। और सारी बात उसमें जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं वो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि देखें ये हुआ कि जी 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से जिस तरह अनाउंस हो गया, तो बकौल प्राइम मिनिस्टर के जी वो उस तरह से नहीं था जिस तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जी चीज़ें होंगी, या आप यूँ कह लें, मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी मुझे उस तरह से कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया इस बारे में, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें होती हैं, या और फिर ये कि उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि मैं जनरल फैज़ हमीद को कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू करना चाहता था, कुछ अरसे के लिए,
लेकिन जब आर्मी चीफ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी ये अब मतलब आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ये चीज़ इस तरह अलाउ नहीं करती, तो ये मुमकिन नहीं है। अब जो भी उन्होंने चीज़ें फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई हैं कि जिस तरह नहीं तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं, किसी के भी इस तरह से नहीं थे आर्मी से, और चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। तो उन्होंने अब सारों को इस बारे में कॉन्फिडेंस में लिया है, क्योंकि वो खुद बेचैन हो रहे थे कि ये क्या हो गया, सारे सवाल पूछ रहे होंगे जी कुछ होने लगा है, ये है वो है, और फिर खासतौर पर जब सबको बुला लिया तो ये चहमगोइयाँ हो रही थी। अब अपोजिशन की बड़ी दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मैंने आपको बता दिया है, आप उनके ट्वीट्स देख लें, उनके बयानात देख लें, उससे नज़र आ रहा है कि वो इसी पर हैं कि अब कोई ऐसी मतलब किसी ने कहा है कोई एक स्टेटमेंट कि जी किसी सूरत हाँ हम ये सिविल सुप्रीमेसी के साथ हैं, सवाल इन पैदा होता है कोई मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं हो सकता, आइन को पामाल नहीं होने देंगे, जो भी है हमारी दुश्मनी इमरान खान से अपनी जगह फलां फलां, नो बिल्कुल नहीं। तो वो एक मतलब इस उम्मीद पे या इशारे दे रहे हैं कि जी आप कोई कदम उठाएंगे तो हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, आप बिल्कुल परेशान हो। अब हम मतलब वो पुराना दौर चला गया, हम जो गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे, अब कुछ नहीं, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, आप वही कुछ कर दें, बस आप आगे आकर कुछ कर दें। ये उनकी तरफ से ख्वाहिशात और पैगामात हैं जो निकल रहे हैं, और वो बस इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ये मामला और तूल पकड़े और सेटल किसी तरह से ना हो, बिगाड़ कुछ और आएगा तो फिर ही कोई रास्ता हमारे लिए बन जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।